खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात इजराइल और हमास को लेकर आज हम करने वाले हैं, क्योंकि इजराइल ने एक और बड़ा झटका जो है हमास को दे दिया है। इस्माइल हानिया के बाद यहां सिनवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसको समझने की अब कोशिश करेंगे, क्या इसका असर इजराइल हमास जंग पर होगा और ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि इस्माइल हानिया, नसरुल्लाह और उसके बाद यहां सिनवार की मौत से ईरान सदमे में है। इसको आगे डिटेल से समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही में बात S-400 को लेकर भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे S-400 सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो रही है, वैसे वैसे कई सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। एक्सपर्ट से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वहीं साथ ही में नवाज शरीफ ने दोस्ती का हाथ एक बार फिर आगे बढ़ाया है। क्या भारत इस हाथ को पकड़ेगा या फिर जो अतीत में भारत ने सबक सीखे हैं, भारत इससे परहेज ही बनाकर रखेगा? कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल ने हमास को दिया सबसे बड़ा झटका। आईडीएफ ने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। से अभी जंग जारी रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेतन्याहू बोले हमास से अभी जंग जारी रहेगी। आईडीएफ ने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया। चलिए जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। इजराइल का ईरान को झटका, याह्या सिनवार को मार गिरा गया। इस्माइल हानिया के बाद सिनवार का भी खात्मा, नसरुल्लाह का भी खेल खत्म हो चुका है। 7 अक्टूबर का जिम्मेदार था सिनवार। ऑक्टोपस पर लगाम लगा रहा इजराइल। ईरान को लगातार लग रहे हैं झटके। हमास, हिजबुल्लाह के बाद हुती का नंबर लगेगा। ईरान की ताकत हो रही है कम। ईरान पर हमले की भी प्लानिंग चल रही है। इस्माइल हानिया के बाद सिनवार, नसरुल्लाह का भी खेल खत्म हो चुका है। जल्दी से ग्राफिक्स, नेक्स्ट ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए। कौन बनेगा हमास चीफ, इसको भी समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। महमूद अल जहर जहर वरिष्ठ सदस्यों में शामिल हैं। मोहम्मद सिनवार का ये याह्या सिनवार का ये भाई है मोहम्मद सिनवार। मूसा अबू मरजार्क हमास के गठन में शामिल था। खलील अल हैया कतर में हमास का मुख्य वार्ताकार है। इनकी चर्चा चल रही है कि ये अब हमास की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नसरुल्लाह के बाद दूसरी टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की खत्म कर दी गई, क्या वाकई में ये लोग अब आगे आने की कोशिश करेंगे? और जिस प्रकार से यहां सिनवार को खत्म कर दिया गया, इस जंग का क्या असर होगा? अब इसका जंग पर क्या असर होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए।
विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू सर। चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपके साथ करूंगा। इस्माइल हानिया के बाद यहां सिनवार, बीच में नसरुल्लाह, दूसरी तरफ देखें तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी, उनके विदेश मंत्री, सब धीरे धीरे सबका खात्मा इजराइल आईडीएफ करता जा रहा है। और ये कितनी बड़ी चोट है हमास के लिए, याद सिनवार का मौत होना सब। शायद आपको अनम्यूट करना होगा सर अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है देवनाथ सर मेरे पास। राजेश, किसी भी आतंकवादी संगठन के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी गुरिल्ला मूवमेंट है, सबको मालूम है कि उनकी इरेगुलर फोर्सेस जो हैं वो कभी भी कन्वेंशनल फोर्सेस के सामने यानी स्टेट फोर्सेस के सामने टिक नहीं पाएंगी। इसीलिए उनमें दो तरह की जो मानसिकता होती है वो शुरुआती दिनों से ही कूट कूट कर भरी जाती है। इसको हम भारत में नक्सल मूवमेंट में देख चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट के मूवमेंट में देख चुके हैं, कश्मीर में देख चुके हैं। भारत के बाहर भी जहां जहां गुरिल्ला मूवमेंट्स या आतंकवादी संगठन ने ऑपरेट किया वहां वहां देख चुके हैं। इन सब संगठनों में एक भावना शुरुआती दिनों से होती है कि लीडरशिप जो है वो शायद सेक्रीफाइस करेंगे अपनी जिंदगी को। हिंदी में हम बोलते हैं वो सब बलि के बकरे होते हैं। दूसरी चीज है, इन सब संगठनों में जितने भी वर्टिकल्स होते हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल विंग हो, राजनीतिक विंग हो, उनका मिलिट्री विंग हो, उनका आर्म्स एक्सप्लोसिव विंग हो, उनका महिलाओं का डिपार्टमेंट हो, उनका फंड जनरेटिंग डिपार्टमेंट हो, इन सब के वर्टिकल्स में हमेशा 2 3 4 नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मोर और लेस वेल डिफाइंड होते हैं। हाँ, अब हो ये रहा है कि यहया सिनवार की मौत के बाद अगला कौन खड़ा होगा। इस बार मेरे ख्याल से हमास ने और हिजबुल्लाह ने एक नई टैक्टिक्स बोले या पैतरेबाजी बोले या चालबाजी बोले, शायद फॉलो करें कि वो डिक्लेयर नहीं करेंगे कि अब उनका लीडर कौन है। पृष्ठभूमि में देखिए, गुरिल्ला मूवमेंट्स में एक चीज होती है कि जरूरी नहीं है कि जैसे रेगुलर आर्मी जो होती है वहां पर पूरी आर्मी को एक साथ लड़ना पड़ता है, लेकिन गुरिल्ला वार में सबसे ज्यादा सहूलियत ये होती है कि कुछ समय के लिए 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो ये लोग बिना किसी लीडर के भी युद्ध लड़ सकते हैं। आफ्टर ऑल करना क्या है, वहां पे 100 रॉकेट दागने हैं, दाग दो। कोई भी दाग सकता है, कोई भी छुट भैया ने आतंकवादी दाग सकता है। वहां पे 4 ग्रेनेड फेंकने हैं, कोई भी दाग फेंक सकता है, कोई भी छुट भैया आतंकवादी या गुरिल्ला फेंक सकता है। तो इस बार शायद क्लियरली किसी को भी डिफाइन ना करें। दूसरी चीज, जिसको भी डिफाइन करें, इजराइल ने कहा हुआ है कि जो भी बनेगा अगला लीडर, हम उसको अगले कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर से फिर से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब तैयारी इनके यहाँ यह हो रही है कि एक सीरीज ऑफ लीडर्स यानी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर, यहां सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर वॉलंटियर्स की कमी नहीं है। देखिए, कई बार आतंकवादी संगठन ऐसे बनते हैं कि आप ऊपर से मारना शुरू करो, तो जब 7, 8, 9, 10 मर जाते हैं तो वो संगठन तितर बितर हो जाता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि ऊपर से जब 7, 8, 9, 10 लीडर्स को खत्म किया गया, वो खत्म नहीं हुआ। हमास की एक और बहुत बड़ी मजबूती है जो कि हमें समझना पड़ेगा कि गजा में हर घर में हमास है। गजा की पॉपुलेशन महज कितनी है, कुछ लाख है। वहां कितने परिवार हैं, महज कुछ लाख हैं। और हमास के कितने फाइटर्स हैं, अगर आप देखोगे हमास का हर घर गजा में या तो बाप या बेटा या उसका पुत्र या उसका कोई रिश्तेदार गजा को नहीं बचा पाए, गजा को नहीं बचा पाए। कब्रिस्तान बना के रख दिया है इजराइल ने, आईडीएफ ने। उन हमास फाइटर का क्या करना है जो सुरंगों के अंदर दफन हो रखे हैं और आम नागरिकों को आगे कर रहे हैं कि जाओ तुम मर जाओ, और खुद अंदर टनल्स के अंदर बैठे हुए हैं छुप कर। वो कौन से फाइटर हैं सर देवनाथ सर? हाँ राजेश, जो गुरिल्ला संगठन होते हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं, इनकी एक बेसिक फिलॉसफी होती है
कि जब इनको दबाव में डाला जाता है, यानी इनका कहावत ही है कि जब दुश्मन आगे बढ़े, यानी स्टेट की जो फौज है वो आगे बढ़े, तो गुरिल्ला संगठन छुप जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, पीछे की तरफ हट जाते हैं। कोई भी ओके। गुरिल्ला संगठन दुनिया में, आप शे गुवारा से लेकर वियतकॉम तक देख लीजिए, कोई भी गुरिल्ला संगठन कभी भी रेगुलर आर्मी के विरुद्ध, अफगानिस्तान में भी हमने देख लिया, गुरिल्ला जो हैं, आतंकवादी जो हैं, कभी भी रेगुलर आर्मी के विरुद्ध पिच्ड बैटल नहीं लड़ते हैं। एक ओके। जगह पर स्थिर होकर लड़ते नहीं है। दुश्मन आगे बढ़ता है, गुरिल्ला पीछे गायब हो जाता है। हाँ, फिर दुश्मन तो ऑब्वियस जाहिर बात है वहां पे 15 दिन के बाद हट जाएगा, पीछे चला जाएगा और जी। कहीं चला जाएगा, जो कि कोई भी रेगुलर आर्मी करती है। तब गुरिल्लाओं का नियम है कि जब दुश्मन पीछे हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये समझना ओके। पड़ेगा कि हमास तो नष्ट कर दिया गया है, वहां पे हमें बिल्डिंगें देखकर लग रहा है कि हमास नष्ट कर, देखिए जितनी बमबारी हुई ना, जी। मैं आपको बता दूं कि ऐसी बमबारी जो है वियतनाम में भी नहीं हुई। ऐसी बमबारी अगर हम टोटल बॉम्ब टनेज ड्रॉप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स देख लें, हम 1965 का युद्ध में जितने बम गिराए, जमा में 1971 में जितने बम गिराए, जमा में 1999 में कारगिल के जितने बम गिराए, सबको जमा कर लें, फिर भी गजा के ऊपर जो बम गिरे हैं वो उससे करीबन करीबन 10 गुना ज्यादा बम गिरे हैं। और गजा की ओके। आप क्षेत्रफल कितना है, दिल्ली के आधा, आधा बस। आप जनकपुरी से शालीमार बाग चले जाइए, गजा खत्म। जी। ओके। तो बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन देखिए मिलिट्री एनालिस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, बिल्डिंग के जिस अंदर घर रहने में वाले लोग भी नष्ट हुए हैं सर। और ये तस्वीर तकदीर कर रही है सर इसकी, जो यहाँ सिनवार की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, जो चीजें सामने आई हैं, वो ये बता रही है कि बिल्डिंग नष्ट नहीं हुई है, हमास भी कहीं ना कहीं नष्ट हुआ है। अगर टॉप लीडरशिप को इतना ढूंढ कर मारा गया है तो आम लड़ाके कहां होंगे, वो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगा फिर से। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास में आ रहा हूं। ये जो एक बड़ी चोट है, क्योंकि इससे पहले इस्माइल हानिया जो कि टॉप लीडरशिप था, सब कुछ देख रहा था हमास का, उसका मारा जाना, और यहाँ सिनवार अब उसका भी मारा जाना, ये कितनी बड़ी चोट है हमास के लिए सर? देखिए, इजराइल को, राजेश जी, इस पूरे उसके हमास के विरुद्ध युद्ध में जाहिर है कि सबसे बड़ी सफलता मिली है। ये सफलता जी। जो याह्या सिनवार को मारा जाना उससे भी बड़ी है, जिसमें कि इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को और इस्माइल हानिया को एलिमिनेट किया था। उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी सफलता है, क्योंकि ये जो सिनवार था, ये गाजा में रह करके वहां पर सारे ऑपरेशंस को लीड कर रहा था। और हमास के पॉलिटिकल चीफ के ईरान में मारे जाने के बाद तो सिनवार उसका हमास का प्रमुख बन गया था, उसको अनाउंस किया गया था जी। हमास के द्वारा कि ये हमारा हेड है। तो ऐसे में इजराइल की जो फोर्सेस हैं उसे और सघनता के साथ उसकी तलाश कर रही थी, और इजराइल को जाहिर है कि एक सबसे बड़ी सफलता उसके हमास के विरुद्ध जारी युद्ध में मिली है। और इजराइल का ओके। जो 7 अक्टूबर के बाद का जो युद्ध है वो हमास के विरुद्ध ही युद्ध रहा, और ये आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध रहा। और जाहिर है कि उसमें उसको सबसे बड़ी सफलता मिली है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और ये सिर्फ इजराइल की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जो आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चल रहा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज जी। का, सभ्य समाज का, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता है। जहां कहीं भी आतंकी छुपे हैं, जहां कहीं भी आतंकवाद की साजिशें रची जा रही हैं, ऐसे आतंकियों को के लिए भी एक चेतावनी है, एक सबक है कि वो उनके जो साजिशें हैं वो उसको जवाब समय आने पर अवश्य मिलेगा। और ये जो जी। मैसेज है ये पूरे विश्व में गया है, और ये इस हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ी सफलता इजराइल ने अर्जित की है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि हमास की जो लीडरशिप है उसमें खालिद मैशाल नामक एक उसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है, वो कहीं विदेश में छुपा हुआ है। और वो जी। जाहिर है कि वो इस बात की संभावना हो सकती है कि हमास के जो भी जहां कहीं भी जो उसके जो आतंकी बचे हुए हैं उसको अपने लीडर माने। लेकिन मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से इस बात से सहमत हूं कि इस बात की संभावना हो सकती है कि हमास के द्वारा कोई अपना चीफ अनाउंस न किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल की जो वर्तमान समय में उसका जो पूरा अप्रोच है वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का है। यदि कोई चीफ जी। अनाउंस किया जाता है तो जाहिर है कि उसकी उल्टी गिनती, उसके उल्टे दिन
जीवन के उसके शुरू हो जाएंगे उसी दिन से, और उसको कभी भी इसराइल के आवर्स से लेकर के दिनों में कभी भी एलिमिनेट कर सकता है। तो इस बात की संभावना हो सकती है कि ये जो हमास है वो अपनी बदली हुई रणनीति के तहत कोई नया चीफ अनाउंस न करे। और इसी तरीके का जो अप्रोच हम ISIS और अलकायदा के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि जब उनके टॉप लीडरशिप, चाहे वो ओसामा बिन लादेन या अबू बकर अल बगदादी इत्यादि के बाद ये जो आतंकी जो है छुपते हुए नजर आए, और ये अपने चीफ वगैरह को अनाउंस करते समय अभी काफी उनके अंदर हर तरीके का जो एक संकोच इत्यादि दिखा। तो इस तरीके का जो जो टैक्टिक्स को हमास भी इस्तेमाल कर सकता है, और वो अपने चीफ को अनाउंस नहीं कर सकता है। लेकिन खालिद मशाल के ऊपर इसराइल की आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि विशेष वॉच रहेगी। और खालिद मशाल एक ऐसा प्रोमिनेंट लीडर है कि जो कि हमास के जो भी आतंकी बचे हुए हैं उनको यूनाइट करने में अपनी पूरी भूमिका निभा सकता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये जरूर कोई ना कोई लीडरशिप आएगी, लेकिन संभव है कि वो लीडरशिप का जो नाम है वो अनाउंस न किया जाए। लेकिन इसराइल का जहां तक प्रश्न है, लेकिन जहां तक इसराइल का आतंकवाद के विरुद्ध अभियान का प्रश्न है, तो अभियान जारी रहेगा। इसराइल ने हमास को तो पतन की स्थिति में पहुंचा ही दिया है, लेकिन अब इसराइल का जो फोकस है वो हिजबुल्लाह है। और हिजबुल्लाह का जो चीफ हसन नसरुल्लाह तो अवश्य मारा गया है, लेकिन हिजबुल्लाह के जो अनेक आतंकी हैं, इस मुद्दे को मैं और डिटेल से समझना चाहूंगा संजीव जी। मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है। ब्रेक के उस पार इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हिजबुल्लाह, हुती और उसके बाद ईरान की तरफ बढ़ने की इजराइल सोच रहा है, इसको समझना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है, क्योंकि इजराइल ने हमास को सबसे तगड़ा झटका दिया है। यहां सिनवार को मार गिराया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जंग अभी जारी रहेगी। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्या यह हमास के साथ साथ ईरान के लिए भी बड़ा झटका है? खामनेई भी इस वक्त सोच में पड़े होंगे कि मेरे तो सारे प्यादे मारे जा रहे हैं, चाहे नसरुल्ला हो, चाहे इस्माइल हानिया हो, या फिर यहां सिनवार हो, और नजरें तो इजराइल की उनके ऊपर भी हैं। देवनाथ साहब जी हाँ, ईरान को बहुत बड़ा झटका है, कोई शक नहीं है इसमें। और हुती हो, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्या हम इजराइल के जो IDF है उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मैं कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी मिलिट्री सफलताएं जो हैं IDF के अलावा दुनिया में बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। बहुत बड़ा श्रेय इसका जाता है, IDF के सक्सेस का श्रेय जाता है मोसाद को, जिसको इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस मिलती थी कि आप एक दिन की बात छोड़ दिए, हर घंटे से घंटे इंटेलिजेंस मिलती थी। और आज तो मोसाद हर मिनट के मिनट, यानी हमास क्या जी सर की तरफ जाता है तो मोसाद को पता लग जाता है। मोसाद की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस बहुत शानदार है, और वो उनकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी दाद देनी पड़ेगी। चाहे ईरान हो, चाहे हिजबुल्लाह लेबनान में हो, हमास हो या हुती हो, सब जगह मोसाद ने बहुत अच्छी तरह से होमवर्क करने के बाद इनके जो दुश्मन हैं, जैसे अगर लेबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह ज्यादातर शिया हैं, तो शिया की वहां लेबनान में किससे नहीं बन रही है? जो वहां क्रिश्चियंस हैं, समझिए मैसोनाइट क्रिश्चियंस हैं। अगर हिजबुल्लाह लेबनान में है, शिया हैं, तो उनकी किनसे तनातनी रहती है? और सुन्नी मुसलमान जो हैं। तो जो मोसाद है उसने काफी अच्छा होमवर्क करके लेबनान में सुन्नियों के बीच में अपना गढ़ बना लिया, क्रिश्चियंस के बीच में अपना गढ़ बना लिया। यानी जो भी एलिमेंट ऐसा है जो कि हिजबुल्लाह से प्रसन्न नहीं है, तो आज की तारीख में यही चीज गजा में हो रही है। पड़ोसियों को तोड़ लिया है। गजा में पड़ोसी के बीच में जो छोटी छोटी लड़ाई है,
कि इसका बेटा भाग गया, उसकी लड़की भाग गई, ऐसे जगह पर जाकर मोसाद घुस गया है और पड़ोसी पड़ोसी की खबर दे रहा है। एक जोक मैंने आज से 4 महीने पहले सुना था, जो कि आज भी लागू है, कि वेस्ट बैंक में और गजा में माहौल ऐसा है कि अगर आपकी पड़ोसी से लड़ाई है, आपको बस टेलीफोन उठाकर मोसाद को बोल देना है कि पड़ोसी का घर जो कि गुलाबी रंग का है, उसमें ये आतंकवादी छुपे हुए हैं, और 1 घंटे के जी अंदर ही या तो ड्रोन आ जाएगा या इजराइल की एयरफोर्स आ जाएगी और आपके पड़ोसी के घर को उड़ा देगी। तो हमास की जो चलिए इंटेलिजेंस है, खासतौर से ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये काबिले तारीफ जी है। जी जी, इसकी तारीफ बनती है सर, और इसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। हमास के नेटवर्क को तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन मोसाद ने कर दिखाया सर, सिनबेल्ट ने करके दिखाया, और इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन संजीव श्रीवास्तव, एक अलग पॉइंट से मैं चीजों को आपसे समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमास के बाद अब हमने देखा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हुती के ऊपर एक जबरदस्त अटैक किया है। तो क्या जो ऑक्टोपस है मिडिल ईस्ट का, जिसके लिए ईरान जाना जाता है, क्या उसके जो बाहें हैं, जो उसकी ताकत है, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, उनको काटने की इस वक्त अमेरिका और इजराइल पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वो तेहरान की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं सब? देखिए राजेश जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने मोस्ट एडवांस्ड B-2 स्पिरिट स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल यमन में जो ऑपरेशन में किया है। जी वो मैसेज ईरान के लिए सीधा सीधा है। ईरान के लिए ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि ईरान ने यदि इसराइल के विरुद्ध किसी तरीके का फुल फ्लेजेड ऑल आउट वॉर इत्यादि के बारे में या कोई बड़ी कार्रवाई करने के बारे में सोचा, तो उसके जो है गंभीर नतीजे अमेरिका के द्वारा उसे भुगतने पड़ सकते हैं। और अमेरिका ने ये जो मैसेजिंग, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के तहत अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अपने डोमिनेंस को बना के रखने के लिए भी उसने ऐसा किया है। ये मैसेज जाहिर है कि एक आतंकी संगठन के खिलाफ इतना बड़ा एक अपना सबसे बड़ा एसेट इस्तेमाल करना, और जी जो कि एक 2017 के बाद से देवनाथ सर इसके बारे में और ज्यादा आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि 2017 के बाद से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका ने पहली बार किया है किसी कम्बैट क्षेत्र में। तो ये जो जी मैसेजिंग ईरान के लिए बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। और मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल के साथ अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। और इजराइल और ईरान के बीच में जो पूरे स्थितियों के ऊपर अमेरिका की पल पल की नजर है। लेकिन अमेरिका इस बात को भी चाहता है कि इजराइल ईरान के विरुद्ध कोई कार्रवाई तो अवश्य करे। और जैसा कि अमेरिका 1 अक्टूबर के बाद से लगातार कह रहा है कि ईरान के विरुद्ध इजराइल को कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इस बात को भी चाहता है कि इस कार्रवाई का स्वरूप ऐसा हो कि उसका कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो, वो कोई स्टेट टू स्टेट वॉर में ना बदल जाए। अभी तक देखिए राजेश जी, ये जो लड़ाई है इजराइल की, वो स्टेट टू नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में है। और ये जो लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध है। लेकिन यदि इसका स्वरूप ऐसा हो जाता है कि ये स्टेट टू स्टेट वॉर में बदल जाता है, तो ये अमेरिका के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेगा, पूरे विश्व के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। और अमेरिका में अभी इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो और अगला राष्ट्रपति आप जानते हैं कि वहां पर 20 जनवरी के बाद ही वो व्हाइट हाउस में कोई नया राष्ट्रपति आएगा। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए अनेक दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो और दूसरा एक अवश्य इस बात को कहना जरूरी है कि यदि कोई ऑल आउट वॉर छिड़ती है तो फिर पूरे विश्व की इकोनॉमी पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। मुद्रा, ऑयल की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स बहुत ही सीवियरली डिस्टर्ब होंगी। मुद्रा स्फीति का जो संकट है और गहरा जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका जो है उसने मैसेजिंग तो उसने बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन उस मैसेजिंग के पीछे अमेरिका का ये सीधी सीधी चेतावनी है कि ईरान को किसी भी बड़ी कार्रवाई इजराइल के विरुद्ध अगर वो करने के बारे में जरा कहीं भी उसके मंसूबे हैं तो उसको त्याग देने चाहिए। और क्योंकि अमेरिका की इतनी बड़ी प्रेजेंस, इतनी बड़ी ताकत वहां मौजूद है। पहले से ही अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को, अपने ट्रूप्स को बड़ी संख्या में तैनात कर रखा है। आप जानते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अमेरिका की जगह जगह बेसेस हैं। तो ये अमेरिका का जो प्रेजेंस है बहुत ही डोमिनेटिंग है। और अमेरिका लेकिन उस प्रेजेंस को फिर से री एम्फसाइज करने के लिए ही उसने B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल यमन में किया है। और ये सीधा मैसेज कह सकते हैं कि तेहरान के लिए था,
हमला बेशक हुती पर था, लेकिन मैसेज ईरान को था। मैं लौटता हूं सर आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, उसके बाद उस पर डिटेल से हम बातचीत करते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री जयशंकर के दौरे पर बोले नवाज शरीफ, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे की सोचें। नवाज शरीफ, इमरान की वजह से भारत से रिश्ते खराब हुए। शरीफ, रिश्ते सुधारने की मैंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। नवाज शरीफ का बड़ा बयान, विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे पर बोले नवाज शरीफ, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे की सोचनी होगी। इमरान की वजह से भारत से रिश्ते खराब हुए। नवाज शरीफ का बड़ा बयान, रिश्ते सुधारने की मैंने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद जो है फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। नवाज के भाई शहबाज पाक के पीएम, 1999 में पीएम अटल की लाहौर यात्रा, पाक के प्रधानमंत्री थे उस वक्त नवाज शरीफ। पाकिस्तान ने किया कारगिल हमला, जैसे ही अटल जी वापस लौटे 2014 में पीएम मोदी अचानक पहुंचे पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम तब भी नवाज शरीफ थे। पाक ने उसके बाद उड़ी और पठानकोट पर हमला किया। नवाज के भाई शहबाज इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाक के प्रधानमंत्री तब नवाज शरीफ थे। चलिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी, चलिए नवाज शरीफ ने क्या कहा है देख लेते हैं। बात ऐसे ही बढ़ती है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता मोदी साहब यहाँ खुद तशरीफ लाते, लेकिन ये भी अच्छा है कि जयशंकर आए। अब हमें वहीं से शुरुआत करनी है जहां हमने इसे छोड़ा था। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब हमें अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए। देवनाथ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा समझाइएगा। नवाज शरीफ ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमने देखा कि 1999 में जब अटल जी थे तब भी एक कोशिश हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2014-15 में कुछ कोशिशें की पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की। अब नवाज शरीफ वकालत कर रहे हैं, शहबाज उनके भाई प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल तो आईएसआई और पाक आर्मी के हाथ में है। तो क्या उनसे इजाजत लेने के बाद ये बयान दिए जा रहे हैं, या फिर भारत के पीठ में छुरा भोंकने की एक बार फिर से तैयारी है? सब देखिए, नवाज शरीफ के बयान जो है उसमें भली मंशा हो सकती है। और नवाज शरीफ जब लाहौर की जो बस यात्रा हुई थी उसके उसके संदर्भ में जो वातावरण को निर्माण करने का उनके बीच में और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के बीच में जो एक विश्वास बहाली थी, उस समय भी हमने देखा था कि अनेक तरीके के इसी तरीके के बयान नवाज शरीफ के द्वारा दिए जाते थे। और नवाज शरीफ संभव है कि वर्तमान समय में वो जो बात कर रहे हैं वो एक भली मंशा के साथ, एक नेक नियति के साथ वो बात कर रहे हैं। लेकिन समस्या पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो रूलर्स हैं, वो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है। और जो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। वहाँ का जो लोकतंत्र है वो कंट्रोल्ड है, पूरी तरीके से नियंत्रित रूप में वो आर्मी और आईएसआई के द्वारा रहता है। तो जो पाकिस्तान के जो नेताओं के द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा अनेक ऐसे बयान दिए जा सकते हैं और जो कि भली मंशा भी उसमें हो सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो वास्तविक नीयत है, वहाँ के हुक्मरानों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अभी भी कोई मैं सब्सटेंशियल चेंज नहीं देखता हूँ। क्योंकि भारत, देखिए राजेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का विरोधी नहीं है। भारत की सरकार भी चाहती है, भारत के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने का उचित वातावरण बने। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी बातचीत तभी हो सकती है
कि जब भारत की इस शर्त को पाकिस्तान पूरा करे कि वो आतंकवाद के ओके विरुद्ध प्रामाणिक कदम लेकर के दिखाए, एविडेंस बेस्ड एक्शंस की भारत डिमांड कर रहा है, इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप्स लेने की बात भारत कर रहा है, जो कि पाकिस्तान ने अब तक नहीं किया है। चाहे वो कितने इतने जी लंबे समय से बातचीत नहीं चल रही है, सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन सीज फायर के अलावा हम देख रहे हैं कि जो वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं। भारत जी में बड़ी आतंकी घटनाओं की जो वांछित आतंकी खुलेआम वहां घूमते हैं। कभी कभी एफएटीएफ वगैरह के दबाव में कुछ कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई बड़ी जो जिसको कहते हैं कि क्रेडिबल स्टेप पाकिस्तान ने लेकर के नहीं दिखाए हैं। और आज भी पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजने की लगातार साजिशें रच रहा है। अभी आप जी संजीव देख रहे हैं कि जम्मू में किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो नियत है भारत के प्रति, वो उसमें अभी कोई बड़ा बदलाव में नहीं देखता। कोई इस तरीके का नियत नहीं है कि बातचीत अगर करें तो पाकिस्तान पीछे खंजर नहीं चलाएगा। पाकिस्तान आज भी खंजर चला सकता है, और ये ओके है कि जिसकी की वजह से आगे आगे की बातचीत तब तक नहीं होगी कि जब तक भारत को इस भरोसा हो जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके दिखा रहा है। तो ये पाकिस्तान को लेकिन करना होगा। संजीव जी पाकिस्तान यहाँ यदि बड़ा चाहेगा, यदि बड़ा उसकी इंटरेस्टिंग इच्छा हो है जाता है अगर भारत से बातचीत करने की, जी तो उसे कार्रवाई करके दिखानी होगी। लेकिन जब मिलिटेंसी थी सर, जब हम बातचीत कर रहे थे तब भी आतंकी हमले हो रहे थे, और पिछले 7-8 साल 10 सालों में भी हमने देखा कि बातचीत बंद है, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी हैं। तो कुछ तो अलग से सोचना होगा सर, क्योंकि जब बातचीत हो रही थी तब भी हमले हो रहे थे, बातचीत बंद है तब भी हमले जारी हैं। संजीव जी देखिए, अगर कोई अलग चीज सोची जा सकती है, अगर हमले हो रहे हैं तो कोई अगर कोई जी अलग चीज सोची जा सकती है, तो ये ही हो सकता है कि भारत की आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई का अगला जो है स्तर क्या होगा। और उसमें आप जानते हैं कि पहले से ही हमने उनके ऊपर 2 स्ट्राइक्स कर रखी हैं। भविष्य में भी कोई स्ट्राइक्स के जी ऑप्शंस हैं, और वो कभी भी उस तरीके की संभावनाओं पर जिसको कि नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज की स्ट्राइक की बात हम सोच सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं कर सकता। ये बदला हुआ ओके भारत है, नया भारत है, ये पुराना अप्रोच पे नहीं जा सकता। और अजय जी, मैं यहाँ पर जरूर जी कहना चाहूंगा कि अगर आप 2014 के पहले की अगर डेटा को देखें, रिकॉर्ड्स को देखें, तो जितने आतंकवादी हमले सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, जगह जगह पर जो हमले हुआ करते थे, उसमें सब्सटेंशियल चेंज आया है। जो जो इन घटनाओं में भारी कमी आई है। आज ये आतंकी जी 2017 से ऑपरेशन ऑल आउट चलने के बाद से कश्मीर घाटी में इनकी कमर तोड़ दी गई है। अब ये जम्मू के क्षेत्र में पुंछ और राजौरी के जंगलों में और पीर पंजाल की पहाड़ियों में कैरों की तरीके से छिपते हैं, और कुछ चंद देश के गद्दारों के मदद की वजह से, ओवरग्राउंड वर्कर्स इत्यादि की मदद से वो जो है अपनी शरण लेकर के और पाकिस्तान के इशारों पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज ये जो ठीक आतंकी है हैं, मैं यहाँ पे एक अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो भारत की इस जीरो टॉलरेंस की नीति से और एक बहुत ही सख्त नीति से आज इतने ज्यादा वो दबाव में है कि उन्होंने खालिस्तान के जो पुराने एक दबे हुए इशू को हवा देना शुरू किया। और अभी आप देखिए, तो चाहे वो जी गुरबख्श सिंह पन्नू हो, चाहे वो अन्य हो, वो अब विदेशों में जाकर जी के, कनाडा और यूके और यूएस में जाकर के वो अब खालिस्तान की साजिशें रच रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के विरुद्ध साजिश रची जा रही है, उसके ऊपर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। इन खालिस्तानियों को भी भारत नहीं बख्शेगा, मैं आप स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो ये जो पाकिस्तान की आईएसआई है, वहाँ की जो आर्मी है, वो आतंकवाद के ऊपर भारत का जो बदला हुआ और नया भारत का जो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है, उससे बहुत दबाव में रहती है, एक परास्त अवस्था में रहती है। शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ शहबाज शरीफ के हाथ में है भी नहीं है। पाक आर्मी जो चाहेगी और आईएसआई जो चाहेगी वही होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहा हूं संजीव जी। अब ब्रेक के बाद एक और अहम खबर जिस पे हम चर्चा करेंगे, जल्द हाजिर होता हूं सर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के उस पार चर्चा को जारी रखेंगे कुछ और अहम सवाल के साथ। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर,
रूस के S-400 पर क्यों उठने लगे सवाल? S-400 की डिलीवरी में लगातार हो रही देरी। 2026 के आसपास आ सकते हैं 2 स्क्वाड्रन। S-400 की तकनीक पर भी उठने लगे सवाल। रूस के S-400 पर क्यों उठने लगे सवाल? S-400 की डिलीवरी में लगातार हो रही देरी। 2026 के आसपास आ सकते हैं 2 स्क्वाड्रन। रूस के S-400 पर क्यों उठने लगे सवाल? जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद संजीव श्रीवास्तव जी के पास हम चलेंगे। भारत को S-400 कब मिलेंगे? 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी में लगातार देरी। 2026 तक भारत आएंगे 2 स्क्वाड्रन। 10 साल पुरानी तकनीक देने का भी आरोप लग रहा है। S-400 को करना होगा अपग्रेड। रूस ने ईरान को दिए S-400 हाल ही में चंद एक महीना पहले। 40N6 मिसाइल में भी देरी हो रही है, जो कि सबसे अहम मिसाइल S-400 की है। अब सबसे अहम चीज यहां पर यह हो जाती है कि रूस कह रहा है कि वो यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है, S-400 की सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही में उसने ईरान को S-400 का स्क्वाड्रन दिया है। तो ये कैसे हो सकता है? डबल खेल कैसे हो सकता है? 2026 तक भारत आएंगे स्क्वाड्रन। 10 साल पुरानी तकनीक देने का भी आरोप लगा है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जो S-400 रूस ने भारत को दिया है, उसकी तकनीक अब पुरानी हो चुकी है। चीन की तकनीक को, जो चीन के पास S-400 है, उसकी तकनीक को लगातार रूस अपग्रेड कर रहा है, लेकिन भारत को लेकर थोड़ी सी अनिच्छा सी रूस के अंदर हो चुकी है। ये संजीव श्रीवास्तव जी से समझने की हम कोशिश करेंगे। संजीव जी, जब भी S-400 के 2 स्क्वाड्रन्स की बात आती है, तमाम लोग कहते हैं कि रूस जंग में फंसा हुआ है, यूक्रेन के साथ जंग चल रही है, उसके तमाम फैक्ट्रियां वही काम करने में लगी हैं, तो इसलिए भारत को वो नहीं दे पा रहा है। लेकिन हाल ही में खबर आई सर, उसने ईरान को जाकर कह दिया कि ये लो S-400 और ईरान की मिसाइलों से आप खुद को बचाओ। ईरान को दे सकता है, चीन के S-400 को अपग्रेड कर सकता है, लेकिन भारत के S-400 के 2 स्क्वाड्रन्स देने में देरी क्यों सर? देखिए राजेश जी, इस तरीके की जो स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स हैं, हाइपोथेटिकल रिपोर्ट्स हैं कि जो रशिया के द्वारा भारत को S-400 दिया जा रहा है, उसकी तकनीक कहीं उसमें कोई कमी है। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातों को जब तक कि ये तथ्य पूरी तरीके से स्पष्ट न हो जाए, तब तक इस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना उचित नहीं रहेगा। भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो विश्वास के ऊपर आधारित हैं, ट्रस्ट के ऊपर आधारित हैं। ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और आज भी भारत रशिया से सबसे बड़ी मात्रा में हथियारों का आयात करता है। और भारत रशिया के साथ उसके यूक्रेन के युद्ध में भी जहां तक ऑयल सप्लाईज वगैरह को रशिया के भारत को करने का प्रश्न था, तो भारत ने उसको कई गुना बढ़ा दिया है। अपने ऑयल के इंपोर्ट्स को, फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट्स को कई गुना बढ़ा दिया है। रशिया के साथ व्यापारिक संबंध कई गुना बढ़ चुके हैं। भारत रशिया के साथ उसके इस संकट के समय में पूरी तरह से खड़ा रहा। लेकिन जहां तक S-400 के सप्लाईज का जो रिमेनिंग जो 2 रेजिमेंट्स हैं उसके सप्लाई का जो प्रश्न है, वो मेरा मानना है, जो रिपोर्ट सामने आई है कि मार्च 2026 तक ये आ सकती हैं। लेकिन इसमें जो देरी हो रही है उसके लिए हमें रशिया के वर्तमान स्थिति को भी समझना होगा, उसको ध्यान में रखना होगा कि रशिया एक युद्ध में है और ये युद्ध 2.5 वर्षों से भी ज्यादा लंबे समय तक चल रहा है। रशिया को स्वयं भी इस तरीके के हथियारों की लगातार प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। उसके पास हथियारों की कमी भी होती जाती है। वो अन्य देशों से हथियार ले रहा है, नॉर्थ कोरिया, ईरान इत्यादि से। तो ये जो रशिया की जो आंतरिक हालात हैं उसकी वजह से ये संभव है कि देरी हो रही है और ये इसको हमें समझना होगा। और एक मित्र के नाते भारत को भी कोई एक धैर्य दिखाना होगा और भारत को अनेक को कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि रशिया कोई ऐसा भारत के को ये इक्विपमेंट दे देगा कि जिसकी क्वालिटी वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज हो या कोई संजीव जी,
हमें क्या सच नहीं देखना चाहिए कि रूस की आर्मी पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है, रूस चीन के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, रूस ने युद्ध के बीच में ही ईरान को S-400 दे दिए। क्या इन चीजों को हम ना देखें जो घट रही हैं? देखिए ईरान भी एक युद्ध जैसी युद्ध में तो नहीं है, अभी ये कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये युद्ध जैसी स्थितियां ईरान के पास है। ईरान के पास जो है कंटिजेंसी रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। इस ईरान को तात्कालिक आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया को ईरान ने उसके यूक्रेन के युद्ध में कामिकाजी ड्रोन, शाहेद ड्रोन बड़ी मात्रा में जी पहुंचाए। और ये जो ड्रोन का जो इस्तेमाल है, सुसाइड ड्रोन जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में रशिया ने यूक्रेन में किया है। और रशिया और ईरान के संबंध, डिफेंस कोऑपरेशन लगातार गहरा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लेकिन दोनों ही जो राष्ट्र हैं वो युद्ध की स्थिति में है। युद्ध जैसी रशिया तो सीधा सीधा युद्ध लड़ रहा है और जी ईरान के ऊपर युद्ध का खतरा बना हुआ है। ईरान ने अभी जो स्ट्राइक्स की है, उसके बाद जिस तरीके से ईरान के ऊपर इजराइल की कार्रवाई, कभी भी कुछ भी बड़ी कार्रवाई हुई इजराइल कर सकता है। तो ऐसे में ईरान को अपनी रक्षा के लिए अपने मित्रों की जो आवश्यकता के तहत उसने रशिया ने ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करा दिया है, और जो कि ईरान की जी तात्कालिक आवश्यकता, इमरजेंसी सिचुएशन है। क्योंकि इजराइल की जो कार्रवाई होगी वो निसंदेह एक बड़ी कार्रवाई होगी, और उसको ओके डिफेंड करने के लिए ईरान को तात्कालिक इस वेपन की आवश्यकता थी। मेरा ऐसा मानना है राजेश जी, मैं अवश्य कहूंगा, यदि भारत को भी इसी तरीके की कोई तात्कालिक आवश्यकता पड़ती है तो रशिया एक जी अच्छे मित्र होने के नाते ये जो वेपन सिस्टम है वो इमीडिएट क्विक तरीके से प्रोवाइड अवश्य कराएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भारत को ऐसी कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, और भारत इसका थोड़ा ओके इंतजार भी कर सकता है। और ऐसे में इस बात की रिपोर्ट्स हैं कि 2026 तक ये जो रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रंस हैं वो आ जाएंगे, और जो 5 जी की जो संख्या थी पूरे इस तरीके के स्क्वाड्रंस की, वो पूरी हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया चलिए के चलिए ऊपर इसका हमें कोई ज्यादा इंतजार रहेगा प्रश्न चिन्ह नहीं पूरे लगाना चाहिए। भारतवासियों को। जी सर, S-400 का इंतजार है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान रूस की नजदीकियां और जिस प्रकार से रूस और चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि और डीपली इन चीजों को अब समझने का वक्त आ चुका है। लेकिन आप आए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बारीकी से तमाम पहलुओं को रखा। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।